हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसे कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2017 जीएस पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आगामी यूपीएससी मेंस 2026, 27, 28, 29, 30 सभी के लिए कारगर साबित होगा। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप इस विचार को कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्री कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सही सिद्ध करेंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक। हम प्रश्न के उत्तर को 3 भागों में लिखेंगे। पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट मुख्य भाग लिखेंगे, अंत में हम कंक्लूजन निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में भूमिका लिखेंगे। गुप्त काल 4ठी-6ठी शताब्दी ईस्वी भारतीय सिक्का शास्त्र का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल के सिक्के कलात्मक सौंदर्य, तकनीकी परिपक्वता तथा संस्कृति अभिव्यक्ति के कारण अद्वितीय हैं। बाद के अधिकांश राजवंश इस स्तर की उत्कृष्टता को बनाए नहीं रख सके। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलेंगे क्योंकि हमें प्रश्न को 150 शब्दों में उत्तर देना है। अब हम गुप्तकालीन सिक्कों की उत्कृष्टता के बारे में देखेंगे। उच्च शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हुआ। सम्राटों की जीवंत एवं यथार्थपरक आकृतियां समुद्रगुप्त की वीणा वादन, अश्वमेघ, व्याघ्र वध आदि में हमें देखने को मिलती है। देवी लक्ष्मी, गरुड़, अश्व, सिंह आदि के सूक्ष्म एवं संतुलित चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। उत्कृष्ट ब्राह्मी लेख, स्पष्ट अभिलेख तथा धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीकों का समावेश दिखाई देता है। सिक्के केवल मुद्रा नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक थे। अब हम बाद के काल में गिरावट के कारण देखेंगे सिक्कों के। स्वर्ण की कमी एवं आर्थिक अवनति, क्षेत्रीय राज्यों द्वारा निम्न गुणवत्ता की ढलाई, कलात्मक मौलिकता का अभाव तथा प्रतीकों का सरलीकरण, धातु की शुद्धता और चित्रांकन की गुणवत्ता में कमी हमें देखने को मिली। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। गुप्तकालीन सिक्के भारतीय कला, आर्थिक व्यवस्था और राजसत्ता के उत्कृष्ट समन्वय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह कहना उचित है कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के काल में सामान्यतः पुनः प्राप्त नहीं हो सका, यद्यपि कुछ क्षेत्रीय अपवाद अवश्य मिलते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। सबसे पहले हम 18वीं शताब्दी के बारे में लिखेंगे भूमिका के रूप में। मध्य 18वीं शताब्दी लगभग 1740 से 1765 में मुगल साम्राज्य का तीव्र पतन हुआ। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से भारत अनेक स्वतंत्र एवं अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। इसे विखंडित राजतंत्र की स्थिति कहा जाता है। अब हम थोड़ा डायग्राम देख लेंगे। सबसे पहले मुगल पतन होता है, उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता की भावना उत्पन्न होती है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, फिर आपसी संघर्ष बढ़ता है, फिर राजनीतिक विखंडन हमें देखने को मिलता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मुगल सम्राट केवल नाम मात्र का शासक रह गया। बंगाल, अवध, हैदराबाद आदि प्रांत लगभग स्वतंत्र हो गए। मराठा, जाट, सिख, रोहिल्ला और मैसूर जैसी क्षेत्रीय शक्तियां उभरी।
इन राज्यों में निरंतर युद्ध एवं सत्ता संघर्ष चलते रहे, जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई। नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने केंद्रीय सत्ता की कमजोरी उजागर की। राजनीतिक अस्थिरता के कारण अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर अपना प्रभाव बढ़ाया। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। मध्य 18वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक विखंडन, परस्पर संघर्ष और कमजोर केंद्रीय सत्ता से ग्रसित था। यही विखंडित राजतंत्र अंग्रेजों के लिए भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का सबसे बड़ा अवसर सिद्ध हुआ। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम दली अपनी घोषित विचारधारा एवं राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं 1885 से 1905 को नरम दली कहा जाता है। वे संवैधानिक उपायों, प्रार्थना पत्रों तथा संवाद के माध्यम से सुधारों में विश्वास रखते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक उनकी नीति जनता का विश्वास बनाए रखने में सफल नहीं रही। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। नरम दलियों की असफलता के कारण देखें क्या क्या कारण है। याचिका और प्रार्थना की नीति से ठोस राजनीतिक परिणाम नहीं मिले। जन आंदोलन का अभाव हमें देखने को मिला। कांग्रेस शिक्षित अभिजात वर्ग तक सीमित रही। ब्रिटिश न्यायप्रियता पर अत्यधिक विश्वास, जबकि सरकार दमनकारी बनी रही। आर्थिक शोषण हुआ। अकाल और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं हो सका। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से अपेक्षित राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। युवा राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार और स्वराज जैसी अधिक प्रभावी कार्यक्रमों की मांग की। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नरम दलियों ने राष्ट्रीय चेतना जगाने और राजनीतिक आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु उनकी सीमित एवं धीमी कार्यशैली बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नहीं थी। परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और गति प्रदान की। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। मलय प्रायद्वीप में उपनिवेशन उन्मूलन प्रक्रम में सन्निहित क्या क्या समस्याएं थी? सबसे पहले हम मलय प्रायद्वीप के बारे में भूमिका के रूप में लिखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मलय प्रायद्वीप वर्तमान मलेशिया में ब्रिटिश शासन के अंत और स्वतंत्रता 1957 की प्रक्रिया को उपनिवेशन उन्मूलन कहा जाता है। यह प्रक्रिया अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से प्रभावित रही। अब हम थोड़ा डायग्राम देख लेंगे। ब्रिटिश शासन सबसे पहले वहां स्थापित हुआ, फिर वहां के स्थानीय लोगों में राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना उत्पन्न हुई। जब हुई तो समस्याएं खड़ी हुई। समस्याएं जब उन लोगों के सामने खड़ी हुई तो स्वतंत्रता की मांग तेज होने लगी। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। जाति विविधता। मलय, चीनी और भारतीय समुदायों के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक मतभेद देखने को मिले। साम्यवादी विद्रोह अगला पॉइंट है। मलायन कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सशस्त्र संघर्ष, जिससे आंतरिक सुरक्षा संकट उत्पन्न हुआ। अगला पॉइंट है आर्थिक निर्भरता। रबर एवं टिन के निर्यात पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्था थी। अगला पॉइंट है संवैधानिक विवाद। सत्ता के हस्तांतरण तथा विभिन्न समुदायों के अधिकारों पर मतभेद हमें देखने को मिला। अगला पॉइंट है ब्रिटिश हितों की रक्षा। ब्रिटेन अपने सामरिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखना चाहता था। अगला पॉइंट है संघीय व्यवस्था का निर्माण। विभिन्न राज्यों को एकीकृत कर अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना चुनौतीपूर्ण था। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं।
इन सभी कठिनाइयों के बावजूद समझौते, संवैधानिक सुधार तथा बहुदलीय सहयोग के माध्यम से मलय प्रायद्वीप ने 1957 में शांतिपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह उपनिवेशन उन्मूलन का अपेक्षाकृत सफल और संतुलित उदाहरण माना जाता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, नासा का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को समझने में किस प्रकार सहायता करता है? सबसे पहले हम भूमिका के रूप में लिखेंगे। नासा का जूनो मिशन 2011 बृहस्पति की कक्षा में 2016 नासा का जूनो मिशन बृहस्पति की आंतरिक संरचना, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे प्राचीन ग्रह है, इसलिए इसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझने में महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। बृहस्पति की संरचना में सौर मंडल के प्रारंभिक निर्माण की जानकारी मिलती है। भारी तत्वों की मात्रा से ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। गैस और धूल के वितरण का अध्ययन पृथ्वी जैसे स्थलीय ग्रहों की उत्पत्ति को समझने में सहायक है। बृहस्पति के प्रबल गुरुत्वाकर्षण की भूमिका से पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के प्रभाव का आकलन होता है। चुंबकीय क्षेत्र और आंतरिक संरचना का अध्ययन ग्रहों के विकास के सामान्य सिद्धांतों को मजबूत करता है। अगला पॉइंट है, मिशन के आंकड़े सौर मंडल के विकास के मॉडल को अधिक सटीक बनाते हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जूनो मिशन केवल बृहस्पति का अध्ययन नहीं, बल्कि यह सौर मंडल की उत्पत्ति, ग्रहों के निर्माण तथा पृथ्वी के विकास से जुड़े वैज्ञानिक रहस्यों को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके निष्कर्ष भविष्य के ग्रह विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा प्रदान करते हैं। बच्चों, अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो मैं ये गारंटी देता हूं आपको यूपीएससी मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।